एजुकेशन लोन एजुकेशन लोन आपकी आप कब ले सकते हैं? क्या एलिजिबिलिटी है? कितनी आपकी एज होनी चाहिए? क्या कोई सैलरी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? अगर आप माइनर हैं तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? अगर आप मेजर हैं तो क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? क्या जॉब के साथ भी एजुकेशन लोन ले सकते हैं या फिर हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ले सकते हैं? क्या सिर्फ इंडिया कॉलेज के लिए मिलेगी या आउटसाइड ऑफ इंडिया ओवरसीज़ के लिए भी हम ले सकते हैं? क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी? आज की इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको एजुकेशन लोन के बारे में मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। आज की इस वीडियो में ना सिर्फ हम डिस्कस करेंगे कि आप जब एजुकेशन लोन के लिए फाइल देते हैं, तो क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? साथ ही साथ जानेंगे कि जब आपका लोन सैंक्शन हो जाता है, तब आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है? साथ ही जब आपका लोन अप्रूव हो गया, आपकी फाइल बनकर तैयार हो गई है, तब आपके कॉलेज के लिए डिस्बर्समेंट प्रोसेस क्या रहता है? क्या उस टाइम भी कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है? क्या अगर आप फेल हो गए बाय चांस अनलकीली तो क्या आपको लोन की किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी बैंक से? आज की इस वीडियो में सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप एजुकेशन लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, पहली बार मुझे सुन रहे हैं, तो इस तरीके की काफ़ी सारी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड सरकारी डॉक्यूमेंट्स पर, जहां पर हम बात करते हैं स्कूल कॉलेज के एडमिशन से लेकर जॉब के बारे में, साथ ही सरकारी डॉक्यूमेंट्स के साथ-साथ सरकारी स्कीम्स और बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हम बात कर रहे हैं अपने एजुकेशन लोन के बारे में। तो एजुकेशन लोन की अगर मैं बात करूँ तो एजुकेशन लोन किन-किन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड होता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं कि क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है, क्या हर किसी को लोन मिल जाता है या कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है। तो आप इंडियन रेज़िडेंट होने चाहिए, आपकी एज 16 साल से 35 साल के बीच में अगर है, तो आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा। आपके लिए को एप्लीकेंट मैंडेटरी होगा, फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, डिस्टेंस के लिए एजुकेशन लोन नहीं मिलेगा और को एप्लीकेंट आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके गार्जियन हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स इन लॉ हो सकते हैं और कई बार अगर आपके सैलरी प्रूफ ज़्यादा नहीं है, मतलब सैलरी का बेस नहीं दिखता है कि बैंक को आप कहाँ से पेमेंट करेंगे, तो उस केस में कई बार गारंटर की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ-साथ कोई भी कोर्स ऐसा करियर ओरिएंटेड, चाहे आप मेडिसिन में कर रहे हैं, चाहे आप डॉक्टरी के लिए कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हैं, मैनेजमेंट का कोई कोर्स कर रहे हैं या आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट पे हैं, तो आपको एजुकेशन लोन मिल सकता है। आपने इंडिया या फिर अब्रॉड में एडमिशन ले रहे हैं, कोई भी आपने कंप्लीट टेस्ट किया है, यानी कि जैसे इंडिया में ग्रेजुएशन है, तो उसके लिए आपको 10th प्लस 2 करके होता है। तो इसी तरीके से अगर अब्रॉड में कोई स्पेशल टेस्ट है, तो वो आपने दिया हो और उसके बाद आपने एडमिशन लिया हो। इसके साथ-साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपकी उसमें रेगुलर इनकम आनी मैंडेटरी है, पेरेंट्स की हो, सिबलिंग की हो या फिर गारंटर की हो। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि एजुकेशन लोन की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और आपको कोई हाई लेवल का कोर्स करना है। तो जैसे अगर आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, मान लीजिए आपने 2-4 लाख रुपए ही आप जो है साल के कमा पाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, कोई गारंटर होगा और फिर आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा, लेकिन आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि एजुकेशन लोन को फिल करने के लिए ये प्रोबेबिलिटी भी है कि आप क्या कोर्स कर रहे हैं और उसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी। तो एजुकेशन लोन मिलने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। कोर्स कौन-कौन से एलिजिबल होंगे? किस-किस कोर्स पे आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं? आप अंडर ग्रेजुएट कोई भी डिग्री कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं या कोई स्पेशल कोर्स कर रहे हैं या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा या स्पेशल कोर्स कर रहे हैं या फिर आप पीएचडी या डॉक्टरल प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको मिल जाएगी लोन और या फिर आप कोई भी स्पेशलाइज़्ड कोर्स कर रहे हैं, कोई ट्रेनिंग या कोई डिप्लोमा है, तो उसके लिए भी आपको लोन मिल जाएगा।
बात करें तो जैसे कि आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं या इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रहे हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं आईटीआई से, डाटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स, नर्सिंग टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, एग्रीकल्चर डिप्लोमा कर रहे हैं, वेटरनिटी डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई भी जॉब ओरिएंटेड डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, कोई भी डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं, एरोनॉटिक्स का पायलट ट्रेनिंग कर रहे हैं, शिपिंग हेल्ड किसी भी रिकॉग्नाइज्ड रेगुलेटरी बॉडीज से, ताकि आपको इंडिया या बाहर कहीं पर जॉब मिल जाए। कोई भी वोकेशनल कोर्स जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है, कोई डिपार्टमेंट रन कर रहा है, या फिर कोई भी कोर्स जो कि स्टेट स्किल मिशन का हो सकता है, स्टेट स्किल कॉर्पोरेशंस का हो सकता है, या फिर एनएसडीसी यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का हो सकता है। तो इन सभी के लिए आपको आराम से एजुकेशन लोन मिल जाएगा। बात करते हैं इंडिया में क्या-क्या रिक्वायरमेंट है और अब्रॉड में क्या रिक्वायरमेंट है। इंडिया की बात करें तो कुछ यूनिवर्सिटी जो स्टडीज़ को प्रेफ़र करती है इंडिया में कि कौन-कौन सी को मिलेगी। आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज यूजीसी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, एआईसीटी से अप्रूव्ड हो, एआईएम एआईबीएमएस या आईएमसीआर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके जैसे कि मान लीजिए इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे एआईसीटीसी यूजीसी अप्रूव्ड होना चाहिए। तो इसी तरीके से आपका डिपेंड करता है कि आप किस कौन-सी पढ़ाई कर रहे हैं और उसके लिए कौन-सा सर्टिफिकेट इंडिया में मैंडेटरी है। तो ये इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं। कोई भी अप्रूव्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट होगा या फिर कोई भी रेप्यूटेड फॉरेन स्कूल या यूनिवर्सिटी हो इंडिया में, तो उसके लिए आपको इजीली लोन मिल जाएगा। अब्रॉड की बात करें तो यूनिवर्सिटी की रेप्यूटेशन और स्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, और सीपीए यूएसए में सीपीए चाहिए होता है, जैसे लंदन में सीआईएम में चाहिए होता है। तो इसी तरीके से अलग अलग जैसे कि अपने इंडिया में यूजीसी और एआईसीटी, इस तरीके से आपको अप्लाई करना होता है तो आपको मिल जाएगा। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे, सबसे पहले प्री सेक्शन डॉक्यूमेंट देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि आपका लोन सैंक्शन हो गया तो उसके बाद पोस्ट सैंक्शन के में कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। साथ ही जानेंगे कि जब आपके डिस्बर्समेंट होते हैं, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, लास्ट हो, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहली बात करते हैं प्री सैंक्शन में एकेडमिक्स की। तो प्री सैंक्शन में एकेडमिक्स की बात करें तो इंस्टीट्यूट का एडमिशन लेटर चाहिए होता है, जिसमें कि आपका फीस ब्रेकअप होगा। एक तरीके से कॉलेज का प्रोस्पेक्टस चाहिए आपका, साथ में आपको पूरा फीस का एक ब्रेकअप बना के देते हैं कि ये फीस रहेगी, और वो फीस ब्रेकअप है ना आपका ओवरऑल होता है कि ईयर का इतना होगा तो 4 ईयर का इतना हो जाएगा। इस तरीके से कंप्लीट आपका होता है। अब कुछ बैंकों में डिपेंड करता है कि वो आपको क्या-क्या दे रहे हैं एजुकेशन लोन में। कुछ सिर्फ ट्यूशन फीस, कुछ इस तरीके से, तो क्योंकि फीस में भी अलग-अलग कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए बस का खर्चा है, आप कॉलेज में बस से जाने वाले हैं, तो आपका बस का 400 एजुकेशन लोन में नहीं इंक्लूड होगा। तो इसी तरीके से डिपेंड करता है कि बैंक टू बैंक आपकी कौन-कौन से कंपोनेंट जो हैं एजुकेशन लोन में शामिल होंगे। साथ ही आपकी एसएससी, एचएससी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स, ये सारी चीज़ें आपकी चाहिएंगी एकेडमिक्स में। इसके अलावा केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपका एज प्रूफ चाहिएगा। एज प्रूफ में आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, 10th की मार्कशीट हो सकती है, पैन कार्ड हो सकता है, तो ये सब। सिग्नेचर प्रूफ, ये आपका जो पैन कार्ड में सिग्नेचर होगा उसी तरीके का एक आपका कंसेंट फॉर्म आता है, वो आपको फिल करना होता है, एक बार दोबारा से साइन करना होता है, दैट्स इट। उसके लिए सिग्नेचर के लिए कोई अलग से डॉक्यूमेंट या कोई अलग से प्रूफ नहीं बनवाना होता है। आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ जिस भी डॉक्यूमेंट में है वो आपका आईडी प्रूफ है। जैसे कि आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है? इस तरीके से आपका कोई भी ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू है कोई आईडी कार्ड जिसमें कि आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो वो आपका आईडी कार्ड हो गया। रेजिडेंट प्रूफ की बात करें तो यानी कि आपका एड्रेस प्रूफ, आपका कोई भी आईडी प्रूफ जिसमें आपका एड्रेस है, जैसे कि आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, तो ये सारे आपके एड्रेस प्रूफ में काउंट हो जाएँगे। इनकम डॉक्यूमेंट की बात करें तो देखिए, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी लास्ट 2-3 मंथ की सैलरी स्लिप्स फॉर्म 16 चाहिए, आईटीआर चाहिए। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसके बेसिस पे आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। मान लीजिए अब आप तो 16 साल के हैं, आप मान लीजिए ग्रेजुएशन के लिए लोन ले रहे हैं, आपने प्लस टू की आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या प्लस टू की आप डॉक्टरी कर रहे हैं, तो आपको लोन की जरूरत है, तो आप उस टाइम पे ना तो सैलरीड होंगे ना सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, तो उस केस में आपकी क्या चाहिए, पेरेंट्स की सैलरी डिटेल्स चाहिए। अब पेरेंट्स की भी सैलरी मान लीजिए उतनी नहीं है जितनी की एजुकेशन लोन के जितनी आपकी फीस है और उसके पर्पज से कि एजुकेशन लोन आपके घर वाले फिल कर पाएंगे, तो उसके इसमें क्या होगा, गारंटर की जरूरत पड़ेगी। तो गारंटर देगा गारंटी की हाँ ठीक है, ये
पेमेंट कर देंगे, तो वो गारंटर के वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की कुछ ज़रूरत पड़ती है। कई बार क्या होता है घर की कंडीशन बहुत ही खराब होती है, ऑब्वियसली जब आप एजुकेशन लोन ले रहे हो तो ज़ाहिर-सी बात है कई बार होता है कि ठीक है फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो उस केस में अगर आपके घर का मकान है तो कई बार आपके घर के मकान की फ़ोटोकॉपी भी ले ली जाती है, तो वो बिल्कुल सेफ है, आपको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ओरिजिनल नहीं देनी है आपको, आपको फ़ोटोकॉपी देनी है ताकि बैंक के पास एक गारंटी हो जाएगी, अगर आपको कोई और गारंटर नहीं मिलता है मान लीजिए, तो आप अपने मकान की रजिस्ट्री की फ़ोटोकॉपी देंगे, हाँ, ठीक है ये है, अगर इन केस नहीं फिल कर पाए तो बैंक उसको अपने अंडर ले सकता है। और कोई डॉक्यूमेंट्स एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा एजुकेशन लोन के लिए, वो फॉर्म फिल करना होगा, साथ ही आपके फोटोग्राफ्स चाहिएंगे जिसमें कि आपके साइंड क्रॉस होंगे। इसके साथ ही आपका एक बैंक अकाउंट ओपन होगा। मान लीजिए अगर आपकी एज 18 से कम की है, तो आपका आपके पेरेंट्स के साथ जो है बैंक अकाउंट एक जॉइंट बैंक अकाउंट अलग से ओपन होगा, जो कि एजुकेशन लोन का अकाउंट नंबर के साथ ही होगा, वो नॉर्मल बैंक अकाउंट नंबर नहीं होगा। जब आपकी 18 साल की एज हो जाएगी, तो आपको एक फॉर्म फिल करना होता है कि मैं मेजर हो गया हूँ और आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लेते हैं। बात करते हैं पोस्ट सैंक्शन। अब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, आपके जो कॉलेज की फीस है वो भी बैंक के पास आ गई है, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, बैंक ने आपका एक लोन सैंक्शन कर दिया है। अब ये सैंक्शन क्या होता है? सैंक्शन की आपके सारी डॉक्यूमेंट की बेस पे बैंक आपको बता रहा है कि ठीक है जी, इतना लोन हम आपको दे सकते हैं, ये आपका सैंक्शन हो गया है। ठीक है? एक आपका रफ आइडिया दे दिया। अब आपके ऊपर है आपने वो लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है? तो वो होता है सैंक्शन लेटर। तो सैंक्शन लेटर सबसे पहले आपको साइन करना होगा। आप एप्लीकेंट हैं, अगर आपके पेरेंट्स की डिटेल लगी है तो वो को एप्लीकेंट है, तो दोनों को यहाँ पर साइन करने होंगे। ठीक है? इसी तरीके से फिर एक आपने बोला ठीक है मैं लोन लेना चाहता हूँ, तो लोन एग्रीमेंट बनेगा। तो एक कंप्लीटेड लोन एग्रीमेंट होगा जो आपको और को एप्लीकेंट को साइन करना होगा। उसके अलावा अब बैंक आपसे पेमेंट भी लेगा, तो कैसे आप पेमेंट करेंगे? पीडीसी, एसीएच, एसआईसी मैंडेट। तो आगे मान लीजिए आपने चेक बुक से पेमेंट करनी है, तो वो ऑटो डेबिट के लिए चेक अपने पास रखते हैं जिसमें कि डेट नहीं होती, लेकिन आप उनको साइन करके जो है देते हो। चेक बुक में आप साइन करके उनको देते हो। अगर आप माइनर हैं, तो आपके पेरेंट्स के चेक लगेंगे। अगर आप मेजर हैं, तो आपके खुद के चेक लगेंगे। वो चेक कई बार 3 चेक भी बैंक माँग लेता है, जिसमें 3 महीने के और एक में ज़्यादा अमाउंट हो जाती है। कई बार 12, 15, 27, 28 इस तरीके से भी माँग लेते हैं, तो वो बैंक टू बैंक भी डिपेंड करता है, वो भी कंप्लीटली सेफ है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जब आप अपना लोन पूरा हो जाएगा आपका, जब वहाँ से आप एनओसी लेंगे, तो वो चेक जो है आप डिस्ट्रॉय करवा दीजिए। अब बात करते हैं कि यहाँ तक आपका सारा प्रोसेस हो गया। आपने बैंक को सैंक्शन लेटर भी साइन करके दे दिया, लोन एग्रीमेंट भी दे दिया। आपने बैंक को बोल दिया, "हाँ जी, मुझे लोन चाहिए, लोन एग्रीमेंट मेरा साइन हो गया है।" और आपने अपना चेक बुक से चेक भी साइन करके दे दिया या जो भी मेथड जो भी आप यूज़ करना चाहेंगे पेमेंट करने के लिए, वो आपने उनको बता दिया है। अब पैसे लेने भी हैं, डिसबर्समेंट, तो उसके लिए क्या-क्या चाहिएगा? उसके लिए एक तो डिसबर्समेंट रिक्वेस्ट लेटर चाहिए। ठीक है? वो आपकी ड्यूली साइन्ड होगे, आप उसको एक लेटर रिक्वेस्ट लेटर दोगे कि हाँ, मुझे इतना अमाउंट चाहिए और ये आप मुझे दे दीजिए। उसके साथ आप क्या लगाएँगे? उसके साथ आप लगाएँगे यूनिवर्सिटी फीस का डिमांड लेटर। यूनिवर्सिटी आपको एक डिमांड लेटर बना के देगी। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप अपनी फीस सेमेस्टर वाइज़ पे करना चाहते हैं या ईयर वाइज़ पे करना चाहते हैं। लेकिन बेटर यही है कि आप सेमेस्टर वाइज़ पे करें, क्योंकि अगर आप पूरे साल की एक बार कर देंगे तो आपका 6 महीने का जो आप अगले सेमेस्टर में पेमेंट करने वाले थे, उसका इंटरेस्ट आपका खामखा लग जाएगा। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, सेमेस्टर वाइज़ अपना पेमेंट कीजिए, बहुत अच्छा है। बस 1-2 बार बैंक के चक्कर लगेंगे, लेकिन इंटरेस्ट से आप बच जाएँगे। उसके बाद आपका एप्लीकेंट का एकेडमिक प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिए। अगर आपका पहला डिस्बर्समेंट है, तो उस टाइम पे तो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी नहीं, क्योंकि आपने उस टाइम पे 10th 12th के अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लिए तो ग्रेजुएशन के लिए दिए। लेकिन अब आपके सेकंड, थर्ड डिसबर्समेंट है, तो उस टाइम पे आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिए। आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, वो आपका कई बैंक माँग लेते हैं, तो वो आपके चाहिए। इसके बाद आपको क्या चाहिए? आपने पेमेंट की, तो पेमेंट की आपके पास रिसिप्ट होगी। जो कॉलेज की तरफ से रिसिप्ट बन के आएगी, तो वो रिसिप्ट भी आपको बैंक को देनी होगी, या बैंक स्टेटमेंट या कुछ भी हो सकता है, कोई स्लिप होगी, क्योंकि हर कोई कॉलेज प्रोवाइड करता है जब वो उनसे फीस लेता है तो। जो बैंक कई बार क्या करता है कि जब आप बैंक से जाते हैं तो वो एनईएफटी भी कर सकता है, कॉलेज के बैंक अकाउंट में आईएमपी मतलब एनईएफटी कर सकता है। ठीक है? फीस ज्यादा होगी तो आरटीजीएस हो जाएगा, या इसके अलावा आपको क्या बना के दे देता है, वो क्या कहते हैं उसको, डिमांड लेटर। डिमांड लेटर आपको बना के दे देता है, तो वो डिमांड लेटर नहीं यार,
जो एक लेटर बना के देता है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, एक ठीक है? तो वो आपको बना के दे देगा और वो आप क्या दे दोगे, वो आप अपने कॉलेज में सबमिट करवा दोगे, तो वो आपको एज़ इट इज़ बन जाएगा। तो कॉलेज में आपको बस वो सबमिट करवाना होगा और उनकी फीस उनको मिल जाएगी। इसके साथ-साथ कई बार क्या होता है, कई बार फॉर्म ए टू साइन भी हो ज माँग लेते हैं, इन केस अगर आपका ओवरसीज़ है, तो उस केस में आपको ये देना होगा। तो ये थी दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की कंप्लीट लिस्ट। जैसे मुझे नाम याद आ जाएगा, मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दूँगी। अगर आपको नाम याद आ गया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। एक कंप्यूटराइज़्ड चेक की फॉर्म में होता है जिसमें कि आपका कॉलेज का नाम, फीस वगैरह सब पे करते हैं। बस मेरा नाम स्किप हो गया है गलती से, तो वो आप देख लीजिएगा। बाकी मैंने यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको एक-एक चीज़ बिल्कुल समझ आए। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है, उसकी नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए चैनल पर। आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, अपने डाउट्स आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर के साथ भी साझा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।